जी मुझे क्या पता किस थाने में इत्तला देनी है, मुझे तो आपका नंबर यहाँ से मिला, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। जी 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 बंद रोड जी, मोटरसाइकिल वहीं पर है। पता नहीं जी, गालिबन कार ही हो, कुछ शीशे टूटे हुए पड़े थे सड़क पर, शायद ट्रक हो। जी मुझे कुछ पता नहीं सर। 2-3 खत निकले उसकी जेब से, खतों पर हुमायूं जावेद नाम लिखा है। एक छोटी सी डायरी निकली है जिस पर कुछ टेलीफोन नंबर हैं। थानेदार साहब मुझे क्या पता किस थाने में इत्तला देनी है, मुतलका थाने में आप इत्तला कर दीजिए ना। जी मैंने तो मरीज अस्पताल पहुंचा दिया। हाँ जी मोटरसाइकिल सड़क पर ही है। क्या है डॉक्टर साहब? हम इन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं, देखिए क्या होता है। सीरियस केस है, स्टिचेस वगैरह जरूर लगेंगे। सिस्टर मरीज को प्लीज ऑपरेशन थिएटर ले चलिए, प्लीज हरी अप। आप इनकी वाइफ है? जी जी नहीं। सिस्टर जी ये तो एक्सीडेंट केस है, मैं आपसे पहले जो डॉक्टर ने बता चुकी हूँ, मैं तो इन सड़क से उठाकर लाई हूँ। मैं तो ऑपरेशन थिएटर जा रहा हूँ, आप इनके घर फोन करें या खुद इतला दें। मुमकिन है इस टाइमली मदद के बावजूद भी हम इन्हें बचा ना सके। प्लीज। मैं कॉल कर सकती हूँ प्लीज? जी हाँ कर लें। हेलो हेलो जी, ये रवाज गार्डन है? ये हाजी असलम यूसुफजई का मकान है? हाजी असलम यूसुफजई जी, सॉरी रॉन्ग नंबर। जी नंबर ठीक है, मैं असलम यूसुफजई बोल रहा हूँ। हाजी साहब आपके लिए खराब न्यूज है। जी हाजी साहब आधा घंटा पहले मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही थी। हाजी साहब अगर आप खड़े हैं तो प्लीज बैठ जाइए। बीवी मैं ठीक हूँ, आप बात करें। वो जी हाजी साहब आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, आई एम सॉरी। कौन से बेटे का? जी गालिबन उनका नाम हुमायूं जावेद यूसुफजई है। हाँ ठीक है, ये मेरा बड़ा बेटा है। हाजी साहब अभी हॉस्पिटल में, उनकी हालत ठीक नहीं है, आप फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाइए, डॉक्टर ने सर्जरी में ले गए हैं। बीवी इस इत्तला का शुक्रिया, लेकिन मैं अस्पताल नहीं आ सकता। ये आप क्या कह रहे हैं हाजी साहब? हो सकता है। बीबी सब कुछ हो सकता है, लेकिन मैं अस्पताल नहीं आ सकता। क्या वो आपके सगे बेटे नहीं हैं? बिल्कुल सगे हैं, बल्कि सबसे बड़े पहलौठी के, लेकिन मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं हाजी साहब? बीबी मैं उसके लिए दुआ करूंगा, लेकिन उससे मिलने अस्पताल नहीं आ सकता। मैंने उसे आग कर दिया। उससे ज्यादा चोट तो नहीं है? जी मैं तो सीधी आपकी तरफ आ रही हूँ, उन्हें सर्जरी में ले गए हैं। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो मैं ले चलती हूँ आपको। बेटी मैं तो अब दरवाजे तक भी नहीं जा सकती, और अगर जा भी सकती तो अस्पताल जाने का इरादा न करती। या माँ होकर आपका बेटा, यानी अगर उसने मुझे अस्पताल में देख लिया तो बहुत नाराज होगा। मैं उसे ज्यादा तकलीफ देना नहीं चाहती। लेकिन उसके साथ अस्पताल में कौन रहेगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? जो सबकी देखभाल करता है उसकी भी वही देखभाल करेगा। ये एक माँ होकर आप ऐसी बातें कह रही हैं? अगर मैं इस शहर में किसी से ये कहूँ कि एक माँ बाप ऐसे भी हैं जो अपने बेटे को अस्पताल में भी मिलने नहीं जाना चाहते, कोई मानेगा? क्या शहर वाले इस बात पर यकीन करेंगे? यही तो अल्लाह की कुदरत है बेटी, कि वो तमाम ना मानने वाली बातें भी बिलाखिर मनवा कर ही रहता है। ये कैसे हो सकता है? एक माँ जिस बात का इल्म ना हो बेटा, उस पर इतनी शिद्दत से राय नहीं देते। तो आप ऐसा सोशल वर्क ना किया करें ना अम्मी। आज पूरे 10 दिन हो गए हैं शौकत साहब, पूरे 10 दिन मैं उनके साथ शॉपिंग करने जाती हूँ सारा दिन। कभी शाह आलमी, कभी सुए बाजार, कभी माल रोड, कभी अनारकली। टांगे टूट जाती हैं। और आपकी भाभी से कभी ये नहीं हुआ कि बानो बाजार की चाट ही खिला दे, कोई ठंडी बोतल ही पिला दे। मैं अपने हैंडबैग में केले उठाए फिरती हूँ। अब उसके साथ ना जाया करें शॉपिंग करने। फिर आपकी भाभी कहेंगी कि मेरी बेटी की शादी है, किसी को परवाह ही नहीं, कोई शॉपिंग करने भी साथ नहीं जाता। तो अम्मी आप चाची जान को बता दिया करें ना कि आप थक गई हैं, आप ज्यादा नहीं चल सकती।
कल मैं पूरे 4 घंटे बैठी हूँ ज्वेलर्स की दुकान पर और मुझे पता है कि आखिर में इसका अजर क्या मिलना है। उल्टा कोई कसूर ही निकल आएगा मेरा। देखें, अगर आपको इतनी तकलीफ होती है तो आप उन्हें साफ साफ बता दें। बता थोड़ी सकती हूँ, मैं तो आपको बता रही हूँ शौकत साहब कि लोग कितने सेल्फिश होते हैं। जब मेरी सबा की शादी थी तो आपकी भाभी ने कभी पूछा तक नहीं, आराम से मेहंदी वाले दिन आ गई मुकेश वाली साड़ी पहनकर। हाँ, बस वो भाभी जी का मिजाज शुरू से ऐसा ही है कुछ। इतनी सेल्फिश तौबा। आपको याद है पिछले साल जब साजिद भाई बीमार हुए तो भी ये दोनों माँ बेटियां रात को कभी अस्पताल में ठहरी ही नहीं। कभी कोई बहाना। ये तेरा कॉलेज से आने का वक्त है और गाड़ी भी साथ ले जाती है ताकि कोई और घर से बाहर ही ना निकल सके। अबू, आज एक अजीब वाकया हुआ मेरे साथ। जब मैं आज कॉलेज से वापस आ रही थी तो अचानक अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है हुमायूं साहब की? मेरे ख्याल में इन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होगी। शायद 1 बोतल, शायद ज्यादा। क्या मतलब? इनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। अगर हमें 1 घंटे तक ब्लड मिल जाए तो शायद हालात बेहतर हो जाएं। वरना कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि ब्लड बहुत ज्यादा बह गया है। जी, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं कैसे मान लूँ हाजी साहब? कैसे? कभी अखबार नहीं पढ़ती हो बेटा? रोज तो अखबार में खबरें छपती हैं। हम जैसे बदनसीब बाप रोज आग करते हैं औलाद को, समझ लो। अखबार के आंकनामे दुरुस्त होते हैं। लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि आप बहुत सॉफ्ट आदमी हैं। फिर आप कैसे इतने पत्थर दिल बिहेव कर रहे हैं? ऐसा ही लिखा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता पत्थर दिल बन जाऊं। ये कुछ रकम है, उसे प्राइवेट वार्ड में रखो, उसके लिए ब्लड खरीदो, लेकिन इस बात पे इसरार मत करो कि मैं तुम्हारे साथ उसे मिलने के लिए अस्पताल जाऊं। आप मेरे साथ एक बार भी नहीं चलेंगे अस्पताल? मैं तो कई बार गया हूं अस्पताल। पहली मर्तबा जब वो गुंडों से लड़ा और इत्तला मिली कि वो अस्पताल में है तो घर से अस्पताल का रास्ता खत्म नहीं होता था। क्या नाम बताया तुमने? हिना शौकत। घर में मुझे सब हनी कहते हैं। तो हनी कई मर्तबा अस्पताल से लाया, कई मर्तबा पुलिस स्टेशन से लाया, बहुत दफा उसके जाली चेक अदा किए जो उसने लोगों को दे रखे थे। इतना कुछ हो चुका है, इतना बहुत कुछ हो चुका है कि अगर हम ख्वाब में भी वापस जाना चाहें और ख्वाहिश करें कि हम दोनों में शकरंजी नहीं हो तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में आप ज्यादती कर रहे हैं। ये ज्यादती मैं उस पर नहीं, अपने आप पर कर रहा हूं। मैं बाप हूं, उसे मिलना चाहता हूं, लेकिन वो बाप को नहीं मिलना चाहता। फिर मुलाकात कैसे हो? मैं तो प्रोडिगल सन की वापसी का जश्न मनाना चाहता हूं, बशर्ते के बेटा वापस लौट आए। लेकिन बेटा हो तो लौटे। आप मेरे साथ चलिए, वो जरूर लौट आएंगे। हम तो कई बरस हुए उसको रो पीट चुके हैं ना, बहुत मर्तबा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि मैं अपना लहू अस्पताल में डोनेट करूं और हुमायूं साहब के लिए पॉजिटिव का इंतजाम करूं। मेरा ब्लड ग्रुप उनसे नहीं मिलता। ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। अगर तुम अपना लहू फेंकना चाहती हो ना तो ये तुम्हें इख्तियार है। तुम पागल हो सरीन? तुम्हें क्या चट्टी पड़ी थी लहू देने की? बाजी सिरिंज से लहू निकालती तो क्या मैं उसे मरने देती बगैर लहू के? क्यों? तुमने ठेका ले रखा उसके जीने मरने का? भाई ठेका तो नहीं ले रखा, लेकिन उसे लहू देने वाला कोई नहीं था। मैंने अपना लहू टेस्ट करवाया, बी नेगेटिव निकला। बड़ी मुसीबत पड़ी। शुक्र है एक और मरीज से एक्सचेंज हो गया था। बाजी वो मोटरसाइकिल अस्पताल में ही? मोटरसाइकिल पुलिस वाले ले गए। आप मोटरसाइकिल ही ले आती, मैं चलाना सीख जाता। सबा, तेरे मियाँ का फोन आया, जा अटेंड कर। जी। तू कहाँ से आई है महारानी? एक तो मुझे तेरी समझ नहीं आती। अस्पताल से अम्मी। देखना कहीं कोई और ही चन्न न चढ़ाना खैर से। क्या मतलब अम्मी? जिसको उसके माँ बाप ने छोड़ रखा है तो आखिर कोई अच्छी खासी वजह होगी उसको छोड़ने की। कभी कभी माँ बाप भी तो इतनी मोहब्बत नहीं देते।
जितनी मोहब्बत इंसान को जरूरत होती है। उसका बिल ना ले आना घर, हमारी इतनी पसली नहीं है कि मुफ्त के बिल भरते फिरे। बिल तो उसका बाप देगा, उसने वादा किया है। फिर भी केयरफुल होना चाहिए ही ना। मेरी तरह खामखा लोगों की मदद करती फिरेगी तो आखिर में वही कुछ मिलेगा जो मुझे मिला। आपको क्या मिला अम्मी? ठींगा। इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल शुबा भी नहीं किसी पर? मुझे तो कार का रंग भी नहीं याद, बस सब कुछ आनंद फानंद हो गया। आई एम सॉरी, मैं किसी और वक्त आ जाऊँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग जा रहे हैं, आप तशरीफ रखिए। शुक्रिया। हमने तो आपका शुक्रिया भी अदा करना था कि पहले आप वक़्वा से इन्हें उठा कर लाए, फिर हमें इन्फॉर्म किया। कमाल है, मैं एक जख्मी को कैसे सड़क पे छोड़ के चली जाती। चले जाते हैं लोग बड़े आराम के साथ। वो लोग भी सच्चे, सारी लीगल इम्प्लीकेशन से डरते हैं, खामखा बकबक में शामिल नहीं होना चाहते। ये तो एक तरह से क्रिमिनल का साथ देना हुआ ना। जी हाँ, अमूमन आम लोग उन्हीं का साथ देते हैं। अच्छा मायूस साहब, हमें जा दे, खुदा हाफिज। माफ कीजिएगा, मैं उठ नहीं सकता। कोई बात नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया। खुदा। अब कैसी तबीयत है आपकी? आपकी मेहरबानी से अच्छा। सर में दर्द तो नहीं होता? जी नहीं। डिजीनेस? खाने के बाद थोड़ी थोड़ी। कोई दवाई में मिलानी हो तो बता दो। मुझे जब से होश आया है मैं एक बात ही सोच रहा हूं बस। क्या? अगर आप भी ना होती तो इस दुनिया में मेरा कौन था, मेरा क्या बनता। कमाल है, कोई और आ जाता, अल्लाह का बंदा। अजीब इत्तेफाक है, लेकिन मुझे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ अल्लाह के बंदे से मिलने का। फल तो खत्म नहीं हुआ। मैं आपके एहसानात का बदला कैसे चुकाऊंगा? जो खिदमत आपने की है इसका सिला कैसे मुमकिन होगा? एहसानात का बदला कौन चाह रहे हैं मयूर साहब? आप ना चाहे, मेरा दिल तो चाहता है ना। क्या? कुछ नहीं। तो बेटे, सूफी साहब और उनके मुरीद जंगल में जा रहे थे। जंगल था बहुत घना, सांपों से भरा हुआ, अंधेरा। हाथी डुबाऊ घास में दोनों जा रहे थे कि क्या देखते हैं, एक तरफ आग लगी हुई है। दोनों ने मिलकर आग बुझाई। सूफी साहब ने? मुरीद भी था साथ उनके। अब जब आग बुझी, धुआं छटा, तो क्या देखते हैं कि एक सांप आग में झुलसा हुआ नीम जान तड़प रहा है। सूफी साहब ने बढ़कर सांप को उठाया और बाजू पर लपेट लिया। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे और चल दी। सांप को बाजू पे लपेट लिया? तो और क्या, आग को लपेट लेते। एक तो तू सुनती नहीं है कभी। सुन तो रही हूं अब्बू। तो सूफी साहब के मुरीद ने मना किया, समझाया कि हजरत ये सांप है, इसे यहीं छोड़ दें। सूफी साहब ने कोई तवज्जो न दी। अब चलते चलते जब ठंडी हवा लगी, सांप को होश आया तो उसने खट से सूफी साहब के हाथ पर काट लिया। देखा देखा, काटना ही था। मुरीद ने भी बिल्कुल तेरी तरह कहा कि हजरत ये सांप है, काटना इसकी फितरत है। तो सूफी साहब बोले कि बेटा, इसने काटा कहाँ है, इसने तो मेरा शुक्रिया अदा किया है। जिसकी जैसी फितरत होगी वैसा ही शुक्रिया अदा करेगा। आप हिंट क्या कर रहे हैं अब्बू? मेरा मतलब है बेटा कि जिस तरह उसने अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया है, हो सकता है तुम्हारा भी वैसा ही शुक्रिया अदा करे। आप बड़ी गहरी बात कर रहे हैं अब्बू। देखो मेरे बेटे, मेरी जान, कुछ लोगों के दिल पर, आंखों पर, तन पर एक मोहर सी लगी होती है। वो उसी तरह होते हैं, सांप की तरह। जब भी उन्हें मौका मिलता है फौरन डस लेते हैं।
मैं आपसे डिसएग्री करती हूँ। मेरे ख्याल में उनकी आंखें, दिल, कल्ब बंद उनका एनवायरनमेंट करता है। हम उन्हें डसना सिखाते हैं, हम उन्हें पक्का करते हैं। चलो हम ही पक्का करते हैं, लेकिन जब वो पक्के हो जाते हैं बेटा जान, फिर तो हमें उनसे बचकर चलना चाहिए कि नहीं? गलत बात अब्बू। मेरे ख्याल में हम लोगों को काफी मोहब्बत नहीं देते, हम उनकी तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरते। अगर हम उन्हें काफी मोहब्बत दें तो उनकी मोहरें टूट सकती हैं। तवक्कुआत का भी अजीब मसला है हिना। ये चोरी चोरी उगने वाली फसल है। एक बीज से इसकी सारी क्यारी भर जाती है। इंसान सोचता है कि हमें कोई तवक्को नहीं, लेकिन दिल ही दिल में बेशुमार तवक्कुआत वाबस्ता हो जाती हैं, और ये नेचुरल है। अब तो सोचती होगी कि वो यहाँ आकर रहेगा, तंदुरुस्त होने के बाद चला जाएगा, लेकिन बेटे जान, वो जितनी देर यहाँ रहेगा उसके दिल में और तवक्कुआत पैदा होंगी। बस कुर्ब में एक यही मुसीबत है, जिधर ना भी जाना चाहो उधर भी ले जाता है। अब वो कुल 1 हफ्ते की बात है। आप 1 हफ्ते के लिए नहीं हुमायूं साहब को घर ला सकते। हादसे से पहले कहाँ था वो? होटल में। तो ठीक है, उसे होटल में छोड़ा बेटे। होटल में छोड़ा हूं एक बीमार इंसान को। शेम अब्बू शेम। तुम्हारा मिजाज भी बिल्कुल अपनी माँ जैसा है। कोई आएगा तो लट्टू हो जाएंगे उस पर। वो पानी मांग रहा है, ये शरबत ठूंसे जा रही हैं। वो कमीज मांगता है तो ये पूरे का पूरा सूट लाकर पेश कर देती हैं। वो आध घंटा बैठना चाहेगा तो ये उसे 7 घंटे बिठाए रखेंगी। बेटे, तवक्कुआत को कौन जन्म देता है दूसरों के दिल में? तुम्हारी माँ साहिबा। और जब वो इनको अच्छी तरह राइट करने लगता है तो फिर रोती हैं, शौकत साहब मैंने देखिए उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया। भाई किसने कहा था ये सब कुछ करने के लिए? नौकरियां दिलाती फिरती हैं, सिफारिशें करती फिरती हैं, फिर वही रोना। लोग मेरा उल्लू बनाते हैं, लोग कितने सेल्फिश हो गए हैं। देखो हनी बेटे, अगर माँ के रास्ते पर चलोगी तो तुम्हें भी वही कुछ मिलेगा जो तुम्हारी माँ को मिला। आप जी आधे घंटे में कमरा छोड़ दें। प्लीज आ गए। मैं आधे घंटे तक चला जाऊंगा, आप फिक्र न करें। हुमायूं साहब चलिए। हिना, मैं समझता हूं मैं आपको अननेसेसरी तकलीफ दे रहा हूं। कोई तकलीफ नहीं होगी। आपकी मम्मी कैसे मान गई? अरे मानती कहाँ थी, लेकिन जब मैंने उनसे बहस की तो फिर क्या, फिर मान गई। अब आप चलिए। हिना, आपका ये एहसान, आपने जो कुछ मेरे लिए किया है, मैं आपको याद है कि भूल गया, स्कूल के रास्ते से कुत्ता उठा लाई थी, खारिश ज़दा, कीड़ों से भरा हुआ। उसे नहलाया धुलाया, बुरश किया, तगड़ा किया, और वो रातों रात भाग गया। फिर अब इसको उठा लाइए अस्पताल से। आप जरा भी इंटरफेयर नहीं करेंगे? ये सारी तुम्हारी मेहरबानी है खुर्शीद। तुम्हें शौक है खुदाई खिदमत का, और वो तुम्हारी असली बेटी है। आपने उसे इजाजत क्यों दी? आखिर रिश्तेदार मिलने वाले पूछेंगे तो? पहली बात कि मैंने इजाजत नहीं दी, दूसरी बात कि कुल 1 हफ्ते की बात है, और तीसरी बात कि रिश्तेदार होते ही इसलिए हैं कि बातें करें। वो जो कुछ भी करती है ना, आपकी शय पर करती है, वरना उसका क्या काम कि सड़क से कोई आदमी पकड़ कर ले आए घर। आपने उसे ये सारी आजादी दे रखी। ये तुम भी जो कुछ करती हो मेरी ही शय पर करती हो। मैं तो कभी भी किसी आदमी को पकड़ कर नहीं लाई घर अस्पताल से। वैसे तुम्हारी भी अच्छी खासी केस हिस्ट्री है खुर्शीद। मुझे तो कोई सारी उम्र समझा ही नहीं। अब इसमें मेरा क्या कसूर? गालबन उसे भी कोई नहीं समझ सकेगा। तुम लोगों को समझने का किसी ने ठेका ले रखा है क्या? अब ये बताएं होगा क्या? कुछ तो बताएं ना। बर्दाश्त करें शराफत के साथ, और ये ऊंची ऊंची बोलकर कि ये धरे पे पानी मत फिरें। हुमायूं साहब खाना खा लीजिए। अरे आपने क्यों जहमत की, हम दोनों तो आ ही रहे थे। नहीं कोई बात नहीं,
हुमायूं साहब, मैं आपके पेरेंट्स यहीं रहते हैं लाहौर में? जी हाँ, बदकिस्मती से। और आपने अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर ली? जी मैं बीए नहीं कर सका। दरअसल अजीब बेजोड़ से सब्जेक्ट ले लिए थे कॉलेज में, जोग्राफिया और स्टैट्स। ना जोग्राफिया की समझ आई, न मीन की, न मूड की। 2 साल कॉलेज जाता रहा, इम्तिहान न दे सका। तो अब दे दे हुमायूं भाई, हमारी हनी बाजी बड़ी लायक है, वो आपको पढ़ा देंगी। अरे भाई, हनी बाजी तो लायक हैं, लेकिन हम पढ़ने वाले लायक नहीं ना। तो कारोबार तो करते होंगे आप कोई? जहाँ एक आरा लगाया था ये शहतीर वगैरह चीरने का, उसमें बड़ा नुकसान हुआ। फिर प्लास्टिक का काम शुरू किया, ये ट्रे, प्यालियां, बाल्टियां। लेकिन जिन साहब के साथ कारोबार किया था वो बाद में उस पर काबिज हो गए। फाइल कवर भी बनाए थे हुमायूं भाई? हाँ भाई, फाइल कवर भी, बड़े खूबसूरत फाइल कवर। पेन बॉक्स भी? पेन बॉक्स भी। तो अब कहाँ है वो सब? वो सारा सामान वो साहब ले गए ना। चले आए, खाना खा ले चल। हाँ भाई चलिए। अबे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? तो तुम 12 महीने का बच्चा ऐसी हरकतें नहीं करते। ठहर जा, अभी तेरी उम्र ज्यादा की देता हूँ। तुम 2.5 साल के हो चुके हो। जल्दी जल्दी कर दे तो तू सॉरी खा जाएगा ये। हाँ 2.5 साल का। ये क्या? अबे नालायक! साल के बच्चे ऐसे हरकतें नहीं करते। ये इंसान के बच्चे करते हैं, शैतान के बच्चे करते हैं। बच्चे सभी इंसान होते हैं, बाद में तेरी तरह शैतान होते हैं। अच्छा बकवास बंद करो, ये तमाम चीजें उठाओ और मेज पर लगाओ ठीक से। यार ये तो मुझे क्या उल्टे सीधे काम पकड़ा देता है। अबे काम ये उल्टा सीधा नहीं है भाई, बहुत सीधा काम है ये। कम इन। आइए आइए। कोई नई थ्योरी बना रही हैं आप? अरे नहीं, थ्योरी क्या बनाऊंगा। तो फिर इतना सीरियस मुंह क्यों बना रखा है? अगर मुझे मालूम होता कि मेरे लिए यहां से जाना इतना मुश्किल होगा तो मैं यहां आने की गलती कभी न करता। आप कुछ दिन और रुक जाइए ना, अब तो सब आपको पसंद करने लग गए हैं, बाजी भी। वो तो ठीक है, लेकिन कब तक बैठा रहूंगा अनइनवाइटेड गेस्ट बनकर? कब तक? कब तक हनी? आप हमें मिलने आया करना हुमायूं। मुझे ऐसा लगता है हनी जैसे मैं यहां से दूर जाकर जिंदा नहीं रह सकूंगा। जिस तरह आबशार के करीब उगने वाले एवरग्रीन पर अगर हमेशा फुहारना पड़ती रहे तो वो जिंदा नहीं रहते। हुमायूं साहब, क्या बात है? मेरी समझ में नहीं आता हनी कि मैं आपके एहसानात का बदला कैसे चुकाऊंगा, लेकिन मैं सारी उम्र अपनी मोहब्बत को आपके कदमों में निछावर कर सकता हूं। मैं अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को
आपके लिए वक्फ जरूर कर सकता हूं। अगर मेरी मोहब्बत को आपने कबूल ना भी किया तो मेरी मोहब्बत होगी तो सिर्फ आपके लिए हनी। ये आप सब कुछ शायद शुक्रगुजारी के तौर पर कह रही हैं। नहीं हनी, शुक्रगुजार तो मैं कभी अपने माँ बाप का भी नहीं हुआ। मैं तो हनी। देखा देखा देखा, वही हुआ ना शौकत साहब। हमेशा वही होता है खुर्शीद। इंसान की जिंदगी के चंद बुनियादी वाकयात हैं और उनसे परे कभी कुछ नहीं होता। बाकी सारी इंटरप्रिटेशंस हैं। अब्बू, आप इस बात को इतनी लाइटली तो न लें। सभा, मैं कभी किसी बात को लाइटली नहीं लेता बेटे। तो होगा क्या? हिना और हुमायूं की शादी होगी और क्या होगा। ये कैसे हो सकता है? हमें क्या पता वो लफंगा कौन है। जिस बात को तुम अवॉइड नहीं कर सकती उस पर इतनी सख्ती से सोच क्यों रही हो? क्यों? हम इसे अवॉइड क्यों नहीं कर सकते अब्बू जी? वक्त बदल चुका है सभा बेटे। अब लड़के और लड़कियां मोम की नाक नहीं है कि जिधर चाहा मोड़ दिया। फिर वो भी ह्यूमन बींग्स हैं। मुझे तो आपने बड़े आराम से सिद्दीकी साहब से ब्याह दिया, मेरी सलाह तक न ली। इस पर भी तो कुछ सख्ती करे। हर बच्चे को पालते वक्त बेटे बाप की सख्ती कुछ फीसद कम होती चली जाती है। वो 2-4 साल बूढ़ा हो जाता है। बड़े बच्चे को पालते वक्त उसके हाथ में हंटर होता है और दूसरे बच्चे को पालते वक्त वो मक्खियां मारने वाला फ्लैप इस्तेमाल करता है और आखिरी बच्चे के वक्त उसके हाथ में इतना जोर भी नहीं रहता कि वो जन्नाटेदार थप्पड़ मार सके। जाने दो खुर्शीद, ना हिना का रास्ता खोटा करो ना अपना रास्ता। ठीक है अब्बू, मैं तो मैटर ही नहीं करती। मेरा क्या इस घर में? सिद्दीकी साहब आएंगे ले जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप बहुत गलत डिसीजन कर रहे हैं। न लड़के की कोई फैमिली है न कारोबार। चलो जी, हमारा क्या है ना सही। मेरी राय से आपको दुख होता है ना तो मैं चली जाती हूँ। मान जाओ खुर्शीद, मान जाओ। देखो, मान जाओ कि बुढ़ापे के वक्त आदमी अपनी इज्जत महफूज करने के लिए सिर्फ यही तरीका इस्तेमाल करता है कि बच्चों को तरबियत देने के बजाय उनकी बात मान ले। हंसी खुशी शादी कर दो होने की, और फिर हमारे पास कौन से उसके स्वयंवर के लिए राजे महाराजे आए हुए हैं। 2-1 लड़के जो हैं वो भी हुमायूं जैसे हैं। और अगर उसके वालिदैन शादी में शामिल न हुए तो? चलो अच्छा है, आज शहर में कई ऐसी शादियां हो रही हैं कि फरीकैन के वालिदैन शरीक नहीं होते और तुम समझो कि वालिदैन का बस झंझट ही होता है। और जो लोग बातें करेंगे, जो रुसवाई होगी इस कदर। हम तो बेटी की शादी कर रहे हैं खुर्शीद, लोगों के नजदीक ये रुसवाई है तो मैं और तुम क्या कर सकते हैं भला। इतना कुछ किया मैंने इस कमबख्त हनी के लिए। छोटी सी थी जब इसे टाइफाइड हुआ, 21 दिन रात में बराबर जागती रही। कौन सा डॉक्टर छोड़ा, कौन सा मजार छोड़ा, ये बदला दिया कमबख्त में। और उस सेवा के बदले तुम ये चाहती थी कि वो सारी जिंदगी तुम्हारी इताअत करे। सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे तो कुछ सारी उम्र समझा ही नहीं, खासतौर पर आप शौकत साहब। थैंक यू। पता नहीं क्या बात है हिना, मैंने तेरी खातिर ये कदम उठाया तो है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। जब भी सोचता हूं तो एक कर्म थपेड़ा पड़ता है इन पर। हुमायूं, उठिए प्लीज। क्यों उठना है मेरे यहाँ? इंटरव्यू है आपका।
हाँ? अब्बू का फोन आया है, उन्होंने सिफारिश कर दी है। अरे जो वो मार्केटिंग का जॉब हो। जी सर। अब प्लीज उठ जाइए आप। ना जी, इधर आओ, इधर आओ ना। Come here. Sit down. देखो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम नौकरी करो और मैं घर पर बच्चों को पालूं, हांडी पकाऊं वगैरह वगैरह? हो सकता है, लेकिन कुछ देर के बाद, जब मैं एमए कर लूंगी। तुम नहीं चाह रहा नौकरी करने को? उठिए प्लीज, देर हो रही है, बल्कि हो चुकी है। वहाँ और कैंडिडेट्स भी तो आए होंगे ना। ओहो, बैठो, आए होंगे, ठीक है। मेरी बात सुन, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे अब्बू मुझे भी पाल लें जिस तरह वो तुम्हें पाला करते? कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो आगे कसम, ये नौकरी का काम मुझसे नहीं होगा। हुमायूं, जब भी मैं कोई काम करता हूँ ना, जो कुछ मुझे मिलता है मैं समझता हूँ वो बहुत कम है। आई एम थ्रोइंग माई सेल्फ अवे फॉर सो लिटिल। अरे बाबा, करा लो नौकरी, करा लो काम, लेकिन देख लेना मुझसे निभेगी नहीं, मैं किसी और किस्म का आदमी हूँ। हाँ, निभ जाएगी, निभ जाएगी। अब आप उठिए, तैयार हो जाइए जल्दी से, चलिए। कैसे निभ जाएगी? कितनी अच्छी हो तुम, कितनी उम्दा हो, कितनी नाइस हो। चलो कहीं ऐसी जगह चलकर रहते हैं जहां दरख्तों पर फल लगते हो, ये घरदारी उरदारी का चक्कर ना हो। चलेंगे चलेंगे। अब आप तैयार हो जाइए। मैं तैयार हो ही जाता हूँ। कैसी बच्ची हो रही है अनिबा जी? फर्स्ट क्लास। यम्मी अब्बू कहाँ हैं कमाल? वो दोनों तो आंटी खालदा तो लंच पर गए हैं। तो फिर मैं भी चलूँ? हाँ? आप अब्बू को नहीं बताएंगे पर्चों के बारे में? मैंने अब्बू को वैसे भी तो मिलना ही था। आंटी खालदा कह रही थी बाजी आप बड़ी बेवकूफ है। क्यों? कह रही थी एमए के इम्तिहान में महीना रह गया था, क्या जरूरत पड़ी थी शादी की? आप इसको समझ में नहीं आई, महीना ठहर भी सकते थे, है ना? ये जो अपनी आंटी खालदा है, हनी बाजी ऐसे क्यों बातें करती हैं? कैसी बातें करती हैं? आपने नहीं देखा, एक आंख बंद कर लेती है हमेशा। क्यों खुशी, तुम्हारी हनी को क्या हुआ? अच्छा, घर में पनीर है? बहुत। अम्मी से कहना मैं पनीर और शहद दोनों लेके जा रही हूँ, ठीक है? पता है आंटी खालदा कह रही थी। क्या कह रही थी आंटी खालदा? कह रही थी मुझे लगता है हिना का शौहर वेल टू डू नहीं है, इसीलिए अपने अपने सारे रिश्तेदार छोड़ दिए। वेल टू डू का क्या मतलब है हनी बाजी? हर चौथे दिन तेरी डिमांड बढ़ जाती है हनी। चलो हमारे पास है देने को, लेकिन इस तरह तेरे दूसरे बहन भाइयों की हक तलफी होती है। कुछ तो ख्याल कर। मेरा रिजल्ट निकल आएगा तो मैं नौकरी कर लूंगी अम्मी। एक बार तूने नौकरी कर ली तो तेरे हुमायूं ने सारी उम्र तिनका नहीं तोड़ना। बैठा रहेगा घर पर कॉफी पीता, बातें बनाता टके टके की। और क्या? वो नौकरी नहीं कर रही, लेकिन ये तीसरी नौकरी है कि नहीं? आखिर हमें कुछ कंडीशंस ऑफ वर्क भी तो देखनी पड़ती हैं। और ये भी देखना पड़ता है कि आदमी साबित कदमी से तंगी तुर्शी में रहकर करियर बनाता है। जब मेरी शादी हुई थी तो तेरे अब्बू को 212 रुपए मिलते थे सिर्फ, और मेरी 2 नंदे भी रहती थी साथ। वो सस्ते जमाने थे अम्मी। सस्ते जमाने नहीं थे, हम लोग किफायत से चलते थे। आइसक्रीम में नहीं खाते फिरते थे रोज रोज। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ। इसीलिए हम तेरी तरफ नहीं आते। क्या है, कोई खुशी थोड़ा ही होती है तेरे हालात देखकर। एक बार समझाया था, 2 बार समझाया था, तेरा दिल खुद करता था दोजख में घुसने को। मेरा भी दिल यहाँ आने को नहीं करता, मजबूरी ले आती है तो आ जाती हूँ। खुदा हाफिज़। हनी, जी अम्मी।
ये 1000 रुपया दे गए थे तेरे अब्बू। शुक्रिया अम्मी, मैं ना लेती, लेकिन अपने शौहर को मजबूत आदमी बना है ना, इस तरह तो वो सारी उम्र तेरा बोझ नहीं उठाएगा। अब्बू उनका टेम्परामेंट नहीं है, उनसे नौकरी नहीं होगी। फिर हम यूं कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे नौकरी नहीं हो सकती, उनका टाइप भी नहीं है अब्बू। ये सब तुम्हें बताया हुमायूं ने? नहीं अब्बू, आफ्टर ऑल मैं भी तो कुछ जज कर सकती हूँ। हाँ, उनमें इनिशिएटिव है, वो अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, लीडरशिप है उनमें। ठीक है, लेकिन ये तीनों खूबियां कैसे पाया सबूत को पहुंची? पता चल जाता है ना अब्बू। कुछ जादू है तुम्हारे पास, कैसे पता चल जाता है इतनी गहरी बातों का तुम्हें? बस अब्बू है ना वो इन खूबियों के मालिक। देख मेरी नादान बेवकूफ आइडियलिस्टिक लड़की, कई बार इंसान सिर्फ एस्केपिस्ट होता है। मौजूदा हालात से बचने के लिए और बहुत सी बातें और बहुत सी स्कीमें बनाने के लिए उसे ऐसे जवाब तलाश करने पड़ते हैं। अब मेरी तरफ देखो, मैं सोच रहा था कि ये अकाउंट्स मुझसे ना हो सकेगा। मेरा और अकाउंट्स का क्या जोड़? अब्बू तुम्हारी माँ क्या कहती है? अम्मी से तो बात करना मुश्किल है, वो तो पुराने रजिस्टर निकाल के बैठ जाती हैं। फलां वक्त मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो उसके जवाब ने तुम्हें ये किया, फलां वक्त मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो उसके बदले में तुम्हारा रवैया ये था। बस खुर्शीद बेचारी में एक यही खराबी है, उसे ये भी याद रहता है कि किस रोज किसने जमादारनी को चाय के साथ गुलाब जामुन दी थी खाने के लिए। मदद भी की जाती है, पहाड़ा भी बनाई जाती है। फिर अब्बू, फिर है ना, हाँ अगर वो अब वो बिजनेस करें तो सक्सेसफुल हो सकती हैं। मेरा दिल गवाही देता है। तेरा दिल तो अच्छी ही गवाही देता होगा ही ना बेटे, लेकिन हमेशा दिल की बात मानने वाले भी मैंने खुश नहीं देखे। अब वो अगर लाख 1.5 लाख इन्वेस्ट हो जाए। वो देखो हाजी असलम साहब के पास बहुत पैसा है, बड़ी साख है उनकी, वो उनसे क्यों नहीं मांग लेता? वो तो भूखे मर जाएंगे, हाजी साहब के घर कभी नहीं जाएंगे। उनकी माँ मर गई, वो तब ना गए। फिर है ना, नौकरी तो उनसे होगी नहीं अब्बू जी। नौकरी तो उससे होती है ना जिसमें अना कम हो, जो दूसरे की बात मानने के लिए अपने दिल को रजामंद कर सके, जो आहिस्ता आहिस्ता जीना चढ़ना चाहे, जो कुलांचे भरते हुए आगे निकलना चाहते हैं बेटे, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। तो आप कुछ नहीं करेंगे अब्बू? करेंगे तो सही, करना तो पड़ेगा ही बेटे, लेकिन देख बेटे, हम मुलाजिम पेशा लोगों के पास इतना नहीं होता। कुछ सबा की शादी में गया, कुछ तुम्हारी शादी में गया, अब थोड़ा बहुत कमाल का हिस्सा है। अब वो बिजनेस के चलते ही मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। लौटाने का मसला नहीं है ना बेटे, मसला इस बात का है कि अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया तो वो तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगी। वो चाहती है तमाम बच्चों में इंसाफ करे, और फिर उसका ख्याल है कि हमने तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही कर दिया। क्यों? क्या माँ बाप मुश्किल में अपनी औलाद की मदद नहीं करते? करते हैं बेटे, करते हैं, क्यों नहीं करते। बहरहाल
1,20,000। हिना, ये मेरी सारी उम्र की कमाई है। इसके बाद तेरी तरफ से फुल स्टॉप होना चाहिए बेटे। ऐसी घुन्नी कमबख्त मुझसे बात भी नहीं की। मैं भी उसके घर कदम रख जाऊं तो मेरा नाम खुर्शीद नहीं। यही उसकी बात तो मुझे नापसंद है। आहिस्ता खुर्शीद, आहिस्ता। आखिर वो हमारी बेटी है। आपकी बेटी होगी, मेरी बेटी नहीं है। हाय हाय, भाई का हक मारने वाली। कमबख्त ने यह भी नहीं सोचा कि बाप रिटायर होने वाला है, वो कहां से खाएगा। सबा को पता चलेगा तो वो क्या कहेगी। देखिए शौकत साहब, ये जो आप मेहरबानियां करते हैं ना, इनका भी कुछ उसूल होता है। औलाद के साथ भी इंसाफ ही चलता है। मुझमें भी अजीब बेवकूफी है खुर्शीद। पता नहीं मैं हर बात तुम्हें क्यों बता देता हूँ, ये जानते हुए भी तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा फिर भी। ये हिना तो बिल्कुल मेरी नंदों पर गई है। उनके लिए मैंने क्या कुछ ना किया शौकत साहब। इधर मैं ब्याह कर आई हूँ, उधर दो काकियां चिमट गई मेरे घुटनों के साथ। अरे भाई, ये कौन है? ये तुम्हारी नंदे हैं, बिन मां की बच्चियां। इनसे प्यार करना, उन्हें पाला पोसा बड़ा किया। क्या मिला, क्या सिला दिया उन कमबख्तों ने? हमेशा डस के रही। गालबन तुम्हें खुर्शीद किसी से सिला मिल ही नहीं सकता, कभी मिला ही नहीं। कम इन, आइए। अस्सलाम वालेकुम मिस चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। आपने जॉइनिंग रिपोर्ट दे दी है बाबूजी को? जी। बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए। शुक्रिया। पिछले 3 साल से हमें फिजिक्स की कोई रेगुलर लेक्चरर नहीं मिल रही थी। एडॉक पे हमने मिसेस काजमी को रखा हुआ था, लेकिन अच्छा हुआ कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आ गई हैं मुस्तकिल तौर पर। जी शुक्रिया। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने पिछले 3 साल से नौकरी क्यों नहीं की? सोचा था नौकरी करनी ही पड़ेगी। दरअसल मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया है। अच्छा, कौन सा बिजनेस? रियल एस्टेट बिजनेस। ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है। लोगों के पास बहुत पैसा है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज में। अभी तो काम शुरू ही किया है। कोई बात नहीं, ठीक ठाक हो जाएगा। शुरू शुरू में ऐसा होता है। तो ये बताइए कि आपके बच्चे कितने हैं? एक बेटी है, फातिमा। देखिए मिसेस हमायूं, आपकी न्यू अपॉइंटमेंट है। मैं नहीं चाहती कि आप किसी बैड वेज में पड़े। जी। लेकिन शादीशुदा औरतें प्रोफेशनलिस्ट बन जाती हैं। कभी कभार उनके पास बड़े जेन्युइन बहाने होते हैं और वो इन बहानों को इस्तेमाल करके अपने काम को सीरियसली नहीं लेती। मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप अपने काम को इस तरह लें जिस तरह की एक विडो होती है। जी। खुदा न खास्ता ऐसी विडो जिसके 7 बच्चे हों और जिसे काम की अशद जरूरत हो। जी, आपको शिकायत का कभी मौका नहीं मिलेगा। शिकायत तो होगी, आपका हमारा रिश्ता ही ऐसा है। अब देखिए ना, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस होती हैं वहां पे शिकायत भी होती है, लेकिन शिकायत इतनी नहीं होनी चाहिए कि डिसअपॉइंटमेंट हो जाए। जी नहीं, मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। थैंक यू। हमायूं जी, मैं आपको एक और मशवरा देना चाहूंगी। न्यू जॉब है आपकी, इसलिए देखिए घर पे सादा रहिए, सिंपल वाइफ। ये काम करने वाली औरतों के खामद खामखा उनसे खाइफ रहते हैं बिला वजह। जी अच्छा। घर पे जॉब की इम्पोर्टेंस या जॉब की बातें, ये सब नहीं चलेगा। अच्छा, सीधी सादी औरत। जी जी। मैंने सुन लिया कि तुम किस वजह से नहीं आ सकी। अब्बा जी, क्या ये नहीं हो सकता कि जो कुछ हो चुका है उसे भुलाकर हम असर जिंदगी बसर करें? मेरा कोई दिमाग चल गया है ना कि मैं पिछली बातें भुला दूं? जो कुछ मेरे और हुमायूं के दरमियान हुआ वो आम वालिदैन के दरमियान थोड़ी होता है। और ना,
को कैसे समझ सकती है जब हमारे तजुर्बे में से कोई वाकया अभी तुझे पेश नहीं आया? आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर, हमारे साथ रहिए ना। मैं तेरे साथ खुशी से रह सकता हूँ, तेरे साथ खुशी से चल सकता हूँ, लेकिन मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता जिस पर हम वहीं बैठा हो, उस प्याली में चाय नहीं पी सकता जिसमें उसने चाय पी हो। जुल्म साईं का उसकी महाराष्ट्र तकते मर गई, उसे देखने नहीं आया। शर्मिंदगी की वजह से, नदामत की वजह से वो अपने किए पे बहुत नादिम है। तो अच्छी बीवी है जो अपने हस्बैंड की साइड लेती है, लेकिन मैं जानता हूं उसमें मेरा लोगों का, हम दोनों एकेडमिकली बात मान जाते हैं, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता। मुंह पर ऊपर से कहते रहते हैं हम कायल हो गए, लेकिन हमारा दिल अंदर से कभी अपनी बात नहीं छोड़ता। ये हम दोनों में फीलिंग है। मैं जानता हूं कि वो अभी तक अपने आप को ठीक समझता है। अगर वो अपने किए पर दिल से नादिम होता, खुद आता, तुझे ना भेजता। उन्होंने मुझे नहीं भेजा, मैं खुद आई हूं। मुझे नौकरी मिल गई है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूं? हाँ, अगर वो मुझे लेने के लिए आ जाए तो फिर मैं उसके साथ चला जाऊं, लेकिन है ना, तो खामखा खप रही है। देख बेटे, जिस रोज उसने और उसके ग्रुप ने पहली मर्तबा कार चुराई थी, कार चुराई थी और मेरे वॉलेट से 1000 रुपए निकाल के ले गया था, हमने उसी दिन उसे रो पीट लिया था। सॉरी। वो और उसके 3 दोस्त पता नहीं कहां कार को लिए फिरे, फिर बागी के करीब छोड़ दी जाके। अरे किस किस बात पे सॉरी करोगी? जमानतें उसकी कराई, जाली वीजा उसको बनवा के दिया कि जर्मनी जाके कोई काम ही कर ले, लेकिन नहीं, कई चेक अदा किए उसके, फॉल्स चेक्स। उसका दिलो दिमाग, कल्ब सब बंद हो चुका है ना। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपको नहीं पता। अल्लाह करे 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 कि मैं प्रोडिगल सन की वापसी का जश्न मनाऊं, लेकिन बेटा हो तो लौटे। इसका मतलब है आप हमारे साथ नहीं रहेंगे? देख बेटे, बड़े प्रॉब्लम होंगे, रोज झगड़े हुआ करेंगे। मैं पिछली बातें दोहराने से बाज नहीं आऊंगा, हुमायूं अपनी सफाई पेश करता रहेगा, क्या फायदा? बेटा फातिमा, फातिमा बेटे आज चाम को लो दादा अब्बू को, चाम को लो दादा अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह करे तू अपनी मां पर जाए। क्या नाम है हमारी बेटी का? फातिमा। ये कितना प्यारा नाम है हमारी फातिमा का, शाबाश। अरे मेरी जान, मैं तो तेरे साथ जरूर चलता है ना? जी अब्बा जी। बेटे कभी कभी तो इस खिलौने को साथ ले आया करना। आपके पास च्युइंगम है दादा अब्बू? ऐसे नहीं मांगते। मांगते हैं तो चुप रहे ना। है दादा अब्बू? नहीं बेटे, च्युइंगम तो नहीं है। आपके पास बैलून है दादा अब्बू? अरे बेटे, मैं इतने बलून तुझे ला के दूंगा, कमरा भर जाएगा। आपके पास कुछ भी नहीं है दादा अब्बू? नहीं, ये है, ये ले। ये तो बहुत एक्सपेंसिव पेन है अब्बा जी। अरे हमारी पोती कुछ कम एक्सपेंसिव है। हाँ, क्या बनाएगी मेरी बेटी? ये इसके ऊपर तस्वीर बना, बड़ी प्यारी अच्छी। हाँ? As I was discussing with you the addition of vectors by rectangular components, let V1 and V2 be two vectors which are represented in direction and magnitude by line OA and OB. बढ़िए, आगे क्या है? H4 hat. Hat माने? Hat माने?
टोपी। टोपी। आगे दो। उठाओ। ठीक है। P for peacock। P for peacock। अब आपकी सारे पाँच है जो आपके। अच्छा अच्छा। जी बेटे। आप कहानी सुन। कहानी सुनाऊं? अभी मैंने इतना काम करना है, खाना भी पकाना है कल के लिए। इतना सारा काम मैं कैसे करूंगी कहानी सुनाऊंगी तो? मुझे किताबों के पास छोड़ आऊंगी बेटे, थोड़ी देर ठहर जाओ। मेरी कहानी को सुनाएगा। सुना दो बेटे, अभी सुनाती हूँ, ठहर जाओ। तो पापा के पास चले जाओ। अरे नहीं, पापा काम कर रहे हैं, फिर पापा डिस्टर्ब हो जाएंगे। अच्छे बच्चे पापा को डिस्टर्ब थोड़ी किया करते हैं। नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही? मैं आपको सुनाई देती हूँ कहानी। चलिए आए, ले जाओ। शाबाश, ले चलो इधर चलो। चाय बनाओ? नहीं कॉफी? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं। क्या बात है माई, क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम भी अच्छा है, लेकिन मैं तो जहां जाता हूं मेरे सामने कोई ना कोई आड़ खुद ब खुद खड़ी हो जाती। अब कौन सी है? अच्छा भला एमए पास लड़का रखा है मैंने, रवा अंग्रेजी बोलता है, वेल ड्रेस है, सब कुछ है, लेकिन गुस्सा नाक पे धरा हुआ है। आज चपरासी से लड़ पड़ा, कान से पकड़कर चपरासी को दफ्तर से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा मिस्टर साजिद, ये एक छोटी सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, अगर कोई बड़ी फैक्ट्री होती तो आपको पता चल जाता। आज यूनियन ने आपका कान पकड़ा होता। पीआरओ का क्या काम गुस्से से? आप उसे समझा दीजिए ना, ही मस्ट बी पोलाइट। जब तक वो समझेगा कई पार्टियां हाथ से निकल जाएंगी। तो आप खुद मना कीजिए ना क्लाइंट से। अरे खुद मेरा भी इख्तलाफ रहता है लोगों से, नजरियाती इख्तलाफ। अब वो जो आज डिनर पर आ रहा है उसे कौन समझाएगा, आप कौन हैंडल करेगा? आई कांट स्टैंड हिम। और 2 लाख की पार्टी है, 2 लाख की। कौन है मायूं? वो है एक मिस्टर इम्तियाज शेरवानी। अखबार, रिसाले, रेडियो, न्यूज साइन, सब कुछ, सारा काम एक ठेके में मिल सकता है। तो आप उसे कन्विंस कीजिए कि आप जैसी फिल्में कोई नहीं बना सकता। आप जो आपके आर्टिस्ट ऐसे पोस्टर तैयार करेंगे, उसका ऐसे जिंगल्स बनाएंगे, ऐसे स्लोगन बनाएंगे कि उसका सारा सामान दुगना चुगना बिकेगा। करूंगा मैं अच्छे से अच्छा काम करूंगा, अच्छी से अच्छी चीज बनाऊंगा, लेकिन उसे कन्विंस कौन करेगा? उस बुड्ढे को मनाएगा कौन ठेका देने पर? हाँ, बुढ़े जरा झक्की होते हैं। और उसे तो किसी बात पे एग्री करके भी काम नहीं बनता। वो आज बड़े जोर शोर से लेक्चर दे रहा था कि महंगाई इस तरह कम हो सकती, महंगाई उस तरह कम हो सकती। मैं हाजी हाँ करता रहा, फिर फट पलट के बोला कि महंगाई तो हमारे मुल्क में है ही नहीं। तो फिर हुमायूं, अगर तुम मेरे साथ चली चलती तो? मैं हुमायूं? हाँ, ना बुढ़े को पैम्पर करने के लिए।
शौकत साहब, आप छोड़ दें इस बात को। औलाद जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है तो उसको भी भूल जाता है कि उसके माँ बाप ने उनके लिए क्या क्या पापड़ बेले। कितनी महंगाई हो गई, कितनी डिमांडिंग हो गई है जिंदगी। अब वो इस जिंदगी के तकाजे पूरे करें या माँ बाप के पीछे फिरें? ना फिरे, बिल्कुल ना फिरे, लेकिन कोई तो शर्म हो आंख में, कोई तो लिहाज हो, कोई तो एहसानमंदी का जज्बा हो। अरे भाई, जब वो नहीं आ सकती तो मैं और तुम चले जाया करेंगे उसके पास। बड़ी सेल्फिश, खुदा कसम शौकत साहब, बड़ी सेल्फिश। अब सबाब ही तो है, जब भी आती है हाथ में कुछ ना कुछ होता है भाई के लिए, मगर इसके पास तो हमेशा एक नई कहानी होती है। देखो, वो भी जरूर लाती अगर उसके पास कुछ होता। उसके दिल पर लिखा है सब कुछ, सिर्फ उसका हाथ तंग है। अच्छा, हाथ तंग है? जब जाओ किसी पार्टी पर जा रही होती है, कोई उसके घर आ रहा होता है, किसी को टाइम दे रखा होता है, किसी जगह टाइम पर पहुंचना होता है। मैंने तो उसे छोड़ दिया। जिसको ये याद नहीं कि बूढ़े माँ बाप ने उसके लिए क्या कुछ किया है, उससे मिलने का फायदा। बेटी को किसी फायदे के लिए तो नहीं मिला जाता खुर्शीद। कल तो हद हो गई शौकत साहब। मैंने बस इतनी बात कह दी कि हिना, तेरे भाई को पढ़ने अब्रॉड जाना है, तूने 1.5 लाख देना है, उसमें से कुछ तो लौटा दे, भाई का हक तो ना खा जा। खुर्शीद, उसके पास कुछ होता तो वो जरूर देती, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि 12 साल के बाद इस कर्ज के जिक्र की क्या जरूरत थी? क्या करती हो तुम? भूल जाओ। मैं तो इंसाफ पर चलूंगी शौकत साहब। एक सेमेस्टर पर 50,000 लगता है, कमाल बेचारा कैसे पढ़ेगा? मेरा ख्याल है उसे शर्मिंदा करने की कोई ऐसी जरूरत तो न थी। आप तो उसके घर जाते नहीं, जरा एक पूरा दिन वहां गुजारें। 2-2 तो कारें बनी हैं पोर्च में, 8-8, 10-10 आदमियों का खाना होता है रोज, और जो धक्के होटलों में खाती फिरती है वो अलग। हम उसके इतने पास नहीं रहते खुर्शीद के उसके हालात समझ सके। आप बड़े भोले हैं शौकत साहब, आपको पता ही नहीं चलता। अरे बाबा, ये 20वीं सदी है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। वो महेंद्रो नहीं है अपनी जमादारनी, उसके बेटे को नौकर करवाया। भैंस लेनी थी, मैंने पैसे दिए। छत गिर गई है जी, छत गिर गई है, शोर मचा रखा था, मैंने 1000 रुपया दिया। आज उसकी किस्तें अदा करती है, किराया अलहदा, तनख्वाह अलहदा, हर वक्त गर्म रोटी गर्म चाय, और आज आराम से जवाब दे गई। कोई लिहाज ही नहीं, कोई एहसान ही नहीं, जैसे मैंने उसके लिए कभी कुछ किया ही नहीं, भूल भुला गई सारा। ये तो हाल है लोगों का। एज यूजुअल लेट मामा। भाई, इम्तिहानों में तो इतना काम बढ़ जाता है। जरा पानी डाल फातिमा। एक वो ड्रामा मेरे सर डाल दिया उन्होंने। मैंने इतनी दफा समझाया मुझसे नहीं होगा, लेकिन सब कहने लगी स्टाफ मीटिंग में आप ही को करना होगा। एज यू लाइक इट। मामा, आप ड्यूट बनी थी ना एज यू लाइक इट में? बनी थी अपनी यूथ में, लेकिन अब तो मैं इतना थक गई हूँ, इतना थक गई हूँ, यूं लगता है जैसे मेरी उम्र 80 साल की हो। आमतौर पर हमारे यहाँ मशरिक में 40 के करीब औरत खत्म हो जाती है। वाकई भी मैं तो अब बूढ़ी हो गई। हाय, कहाँ मामा, मेरी मामा तो इतनी खूबसूरत, इतनी चार्मिंग है, पता है सारा कॉलेज प्रेस करता है आपकी। अगर मैं अपना सर डाई ना करूं तो सारा पोल खुल जाए मेरी स्मार्टनेस का। तकरीबन सारा सर तो सफेद है। आप ठीक हैं अम्मा? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे यूं लगता है जैसे मुझे काफी स्लीप नहीं मिलती। अपनी माँ का ख्याल रखा कर फातिमा। मैं तो बहुत ख्याल रखती हूँ, अभी भी तो रखे ना। रात रात गए तक तो वो क्लब से वापस नहीं आते हैं। बड़ी जान मारी है उसने सारी उम्र। अब कौन सा कम है, सुबह कॉलेज, शाम को सोशल लाइफ। अम्मी अब कहती है मैं तो कंबल छोड़ती हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। मैं तो कहती हूँ छोड़ दें इन सब चीजों को, रिजाइन कर दें। अरे हनी बेटे,
थोड़ी देर तो यहाँ आराम कर लिया कर। ये कोई तेरे हुमायूं का घर थोड़ी है कि सारा दिन काम करती रहती है। पता नहीं अब्बा जी, कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा। चाय डाल फातिमा। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ काम में दिलचस्पी हो, नहीं पैदा होती। मैं कहती हूँ घर ही में कुछ इंटरेस्ट हो जाए, पता नहीं। बेटे तो हफ्ते 2 हफ्ते के लिए कहीं चले जाना था ना। मैं भी यही कहती हूँ दादा अब्बा। मामा यू नीड अ चेंज। आप ऐसा करें कि बैंकॉक चली जाएं, वहां पे रिवर के वाई की सैर करें। बड़े सफर किए, अंग्रेजी के भी उर्दू के भी, लेकिन हर जगह इंसान अपना आप भी तो साथ ले जाता है। काश इसे छोड़कर चले जाया करे अपने थके हुए वजूद को, फिर ही कहीं रिफ्रेश हो सकता है। हनी बेटे अपना चेकअप कराओ। गई थी अब्बा जी डॉक्टर अंदलीब के पास। वो कहती हैं नथिंग इज रॉन्ग विथ यू फिजिकली। बस आई हूँ, थोड़ी देर और, अभी तैयार हो जाती हूँ। तुम रहने दो ही ना, ऐसे ही आज एम्बेरसमेंट होगी। क्या मतलब है मायूं? वो मिस्टर सगीर की बीवी जेलस किस्म की औरत है, कहीं काम उल्टा ना हो जाए। तुम मिस्टर सगीर को इम्प्रेस कर लोगी, लेकिन काम हमें नहीं मिलेगा, बिकॉज ही फेयर्स हिज वाइफ। जैसे तुम्हारी मर्जी है मायूं। मेरी मर्जी का सवाल नहीं पैदा होता। अगर तुम्हारा जी चाहता है तो चलो, लेकिन मिसेस सगीर को जेलिस करके हमें क्या फायदा होगा? वैसे भी मैं समझता हूं ना कि मैं इस सारी सिचुएशन को तुमसे ज्यादा बेहतर तौर पर संभाल सकता हूं। हाँ वो तो है। ये बिजनेस डिनर्स हैं ना, बिजनेस पार्टीज। इस किस्म की पार्टीज में तुम्हारा जाना कोई खास मुनासिब नहीं। हाँ वो तो मैं समझती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप अंदर नहीं जा सकती? क्यों? अंदर मीटिंग हो रही है, ऑर्डर नहीं है जाने का। तुम कौन हो? मैं नई सेक्रेटरी हूँ। जानती हो मैं कौन हूँ? जी नहीं। मैं मिसेस हुमायूं हूँ। इतने साल हो गए, कई सेक्रेटरी गर्ल्स आई गई, लेकिन ऐसा मौका कभी पेश नहीं आया। लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि जो वाकया आज तक ना हुआ हो वो गलत हो। आफ्टर ऑल तुम्हारा ऑफिस आना अच्छा तो नहीं लगता? हुमायूं, मेरे और भी बहुत से कुलीग्स हैं, लेकिन उनकी बीवियां दफ्तरों में घुसकर तुम्हारी तरह स्पाई नहीं किया करती। अगर कोई बहुत जरूरी बात होती है तो टेलीफोन पर कर लिया करती हैं। लेकिन मैं तो पिछले 18 साल से दफ्तर आ रही हूँ। ये तुम्हारी मर्जी है ना। दफ्तरों का कोई एटमॉस्फेयर होता है, कोई प्रोटोकॉल होता है दफ्तरों में। तुम्हारा आना अच्छा तो नहीं लगता?
तुम शायद ये समझती हो कि तुम बिजनेस में शेयर होल्डर हो, क्योंकि कुछ अर्सा पहले मैंने तुमसे 1.5 लाख रुपया लिया था। याद है तुम्हें? रिटर्न विथ थैंक्स। मैं आपका और आपके बाप का कोई माली एहसान नहीं रखना चाहता, और ये कोशिश मैं करता रहूंगा। मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी जिंदगी में इंटरफियर न करें। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं, कोई यार नहीं कि मुझे तुमसे मोहब्बत कभी नहीं थी। मैंने हमेशा तुमसे नफरत की। मुझे तुमसे, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी हर चीज से नफरत थी, सिर्फ नफरत। और इस नफरत के इजहार में तुमने इतने साल इंतजार किया। क्योंकि मैं कमजोर था ही ना। मैं उस शाख को काटना ना चाहता था जिस पर मेरा सारा बोझ था। मैंने जिंदगी के 18 साल तुम्हारे साथ किस तरह गुजारे हैं इसका तुम अंदाजा नहीं कर सकती। किसी ऐसे शख्स के साथ जिससे नफरत हो जिंदगी के 18 साल गुजारने। पहले तो सब ठीक था। हमायूं तलत के आने से पहले शायद सब ठीक चल रहा था। हम कभी भी ठीक नहीं थे हिना। मेरी एहसानमंदी और तुम्हारी कम नजरी की वजह से यह मुखालता हुआ। मैं इस अजाब में और जिंदा नहीं रह सकूंगा। मैं एहसान फरामोश कहलवाना पसंद करूंगा, लेकिन इस दोज़ख में नहीं रहूंगा। तुमने मजबूत होते ही मेरे हाथ को डस लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? कोई मतलब नहीं, बड़ी पुरानी बात है। मेरे और उसके दरमियान कोई एहसान का रिश्ता नहीं। हम दोनों आजाद हैं मोहब्बत करने के लिए। लेकिन मेरा कसूर हमायूं, इस नफरत की वजह।
बात है बेटे? कोई बात नहीं अबू। तू मुझे बेशक न बताए बेटा, लेकिन मैं जानता हूं चट्टान पर घोंसला बनाने वालों का यही हश्र होता है। कब तक आंधियों से ऐसा घोंसला बच सकता है बेटा? कब तक? मैं अब्बू को बताने गई थी, लेकिन उनका चेहरा देख के मुझे हौसला नहीं पड़ा। मैं उन्हें कैसे बता देती? हुमायूं साहब ने दूसरी शादी कर ली और फातिमा और मुझे छोड़ दिया है। तो अगर उन्हें ना भी बताए बेटा, फिर भी उन्हें पता होगा। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि उनके दिल का हाल उनके मुंह पर लिखा होता है। वो शादी करते, मुझे दुख होता, जरूर होता। शादी आम वाकया है, मर्दों उन्हें सुमन में दूसरी शादी कर ही लिया करते हैं, लेकिन उनकी नफरत मेरी समझ में नहीं आई। ये बात मुझे खत्म कर देने के लिए काफी है कि उनके दिल में मेरे खिलाफ इतनी नफरत आई कैसे। ये नफरत डिजर्व करने के लिए मैंने क्या किया है आखिर? असल से यही शार है इंसान का। इंसान जितनी नफरत अपने कर्म फरमा से करता है, उतनी तो अपने कातिल से भी नहीं करता। इंसान तो इस कदर नाशुक्र है बेटे कि जिसकी मेहरबानी के बगैर एक सांस नहीं ले सकता, उसका कभी शुक्र अदा नहीं करता। हाँ, हम जब किसी एहसान फरामोश आदमी के रवैये का शिकार होते हैं तो वो हमें शिकायत नहीं करने देता, लेकिन हमारा खालिक हमें माफ कर देता है हमेशा। लेकिन इतने साल मुझे शुबा तक नहीं हुआ कि मुझसे इतनी नफरत करते हैं। जिस वक्त किसी पे एहसान हो रहा होता है तो उस वक्त वो अपनी मोहताजी की थैली में अपनी नफरत का जहर छुपाए रखता है, जिस तरह शेर अपने पंजों में अपने नाखून छुपाए रखता है, लेकिन वो मौजूद होते हैं हमेशा, हर वक्त। ऐसा क्यों है? क्यों है अब्बा जी? बदकिस्मती से मदद लेने वाले का पोल जल्दी खुल जाता है, लेकिन मदद देने वाला कभी कभी उस पर सारी उम्र नहीं खुलता। जिस तरह मदद लेने वाला एक इल्यूजन में मुब्तला होता है कि वो हमेशा ज़ेर बार रहेगा, कभी एहसान फरामोश नहीं बनेगा, उसी तरह मदद देने वाला भी एक ख्याल खाम के तहत सोचता है कि वो बगैर किसी मकसद के, किसी किस्म की एक्सपेक्टेशंस के बिना, हर किस्म के मोटिव से आजाद मदद कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, दर पर्दा कोई ना कोई तवक्को होती है बेटे। लेकिन मैंने तो उनसे कभी कोई तवक्को नहीं की थी। होती है तवक्को बेटे, हमें पता नहीं चलता। कुछ लोग इस गुमान पे मदद करते हैं कि लोग उन्हें नेक समझे, कुछ लोग अपनी नजर में मोहतरम ठहरने के लिए मदद करते हैं, कुछ लोग दूसरे को मती करने के लिए मदद करते हैं। बज़ाहिर तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी अब्बू जी। हम सब इंसान है ना, किसी इंसान से एहसान फरामोशी की गलती होती है, किसी से तवक्को की गलती होती है। जब से मैं हुमायूं से जुदा हुआ हूं, हर रोज इस बारे में सोचता हूं। एकेडमिकली मैं जानता हूं कि हम दोनों की गलती थी, लेकिन मेरा जी चाहता है मैं उसके पास जाऊं और उसे कहूं कि तुझसे आस लगाकर मैंने अपना बुढ़ापा बर्बाद किया। लेकिन इस बात को रियलाइज करने के बावजूद मैं उसके पास जा नहीं सकता। मुझे मालूम है वो भी इस बात को जानता होगा, लेकिन हम दोनों के दरमियान आना हायल है, इतराफ नहीं करने देती। आप मुझसे क्या आस थी अब्बा जी? मैंने उसे शहजादों की तरह पाला। मेरा ख्याल था कि मैं उसे बेटा समझकर पाल रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे उससे तवक्को थी कि वो बड़ा होकर लायक बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा,
लेकिन जिस तरह वो मेरी तवक्कुआत में गिरता गया, जिस तरह उसकी नीयत साफ नहीं थी, उसी तरह बेटे मैं भी इंसान था, मेरी भी नीयत साफ नहीं थी। मैंने भी कभी उसे खुदाई मेहमान समझकर गर्ज़ व ग़ायत से पाक उसकी मदद नहीं की। हो सकता है तुमको भी इसी किस्म की कोई तवक्को हो। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं अब्बा जी। बेटी इन तवक्कुआत का कुछ पता नहीं चलता कि किस वक्त किस तरह ये दिल में परवान चढ़ती है। जिस तरह शफाफ पानियों पे आहिस्ता आहिस्ता काई नामालूम तरीके से चढ़ जाती है, उस तरह तुम्हारे दिल का शफाफ पानी भी किसी तवक्को की वजह से गदला हो गया होगा। अगर तुम्हें उससे कोई तवक्को न होती तो बेटे मेरी तरह तुम्हें इतनी जबरदस्त ठेस न लगती। मैंने तो कभी आरज़ू नहीं की थी कि वो मेरी शुक्रगुजार हो, मेरे एहसानमंद हो। कुछ लोग फसल नहीं मांगते, सारी जमीन अपने नाम करवाना चाहते हैं। तुमने भी उसे खरीदना चाहा होगा, हुमायूं की मां की तरह तुमने भी उसकी मोहब्बत खरीदना चाहिए होगी। मुझे तो सिर्फ इतना शौक था कि मेरा बेटा लायक बने। उसे तो यह भी ख्वाहिश थी कि वो सारी उम्र उसके साथ मोहब्बत करता रहे। तुमको भी किसी लम्हे, किसी घड़ी ऐसी ही तवक्को ने शिकार कर लिया होगा बेटे। मोहब्बत की आरज़ू तो नेचुरल है, खासकर हमारे रिश्ते में। और बेटे ये सारा बखेड़ा भी तो नेचुरल होने से ही पड़ता है। तो क्या इंसान कभी किसी की मदद ना करे, उसे मरने दे लेकिन जान ना बचाए, दर दर भटकने दे लेकिन हाथ ना पकड़े? तुम्हारी तरह मैं भी समझता था कि बेटे की इतनी खिदमत हो रही है तो नेचुरल है कि वो बाप की अताअत करे, उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करे। लेकिन बेटे अब मैं समझ गया हूं, ऐसी मोहब्बत गर्ज़ व ग़ायत से पाक नहीं होती। ऐसी मदद देकर इंसान अपने आप को बिल्ड कर रहा होता है, दूसरे की मदद नहीं कर रहा होता, अपनी मदद कर रहा होता है, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहा होता है। तो अब मैं क्या करूं अब्बा जी? मेरी तो समझ में ये नहीं आया कि मैं अब क्या करूं। मैं अपनी कमजोरी समझ गया हूं लेकिन अमल नहीं कर सकता। मैं खुद तो कभी गर्ज़ व ग़ायत से पाक नहीं रह सकता बेटे, लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी मदद गर्ज़ व ग़ायत से पाक होती है, जो नेकी करके दरिया में डाल देते हैं, जिन्हें कोई तवक्को नहीं होती, शुक्रिया के दो बोल भी दरकार नहीं होते। ऐसे लोगों की नेकी की मनफी असरात मुरतब नहीं होते। उनकी नेकी तो ऐसे होती है जैसे बादलों में से बारिश दरख्तों पर गिरी और मिट्टी में जज्ब होकर रह गई, ऐसे के निशान भी बाकी ना रहा। कुछ तो तशफ़्फ़ी की बात करें पूछे। मेरे तेरे लिए तसल्ली कहां बेटे, हमारे पांव में तो अनार की जंजीरें है, दिल पर तवक्कुआत की काई छाई है, ख्वाहिशात के जाले ने सारा मंजिल धुंधला दिया है। बेटे अगर हम गर्ज़ व ग़ायत से पाक मदद कर सकते तो आज हमारा ये हाल होता। इस तरह जहन्नम की आग में जल रहे होते हैं हम। हेलो 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 जी, ये हाजी असलम यूसुफ साहब की कोठी है। हेलो जी, आप कौन बोल रही हैं? मैं मिसेस हुमायूं बोल रही हूँ जनरल हॉस्पिटल से। हाजी साहब घर पर हैं? जी बुला दो। जी नहीं, आप उन्हें पैगाम दे दें, मैं जरा जल्दी में हूँ। अभी अभी हमारी कार का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया है, हुमायूं साहब को जबरदस्त चोटें आई हैं। मैं अपना फर्ज समझती हूँ कि उनके वालिद को इत्तला दे दूँ। शुक्रिया। याद रहेगा ना आपको जनरल हॉस्पिटल? मैं मिसेस हुमायूं बोल रही हूँ। आप कौन हैं?
अरे क्यों गुलाब पिया बेटा? अब्बा जी, हमायूं साहब का एक्सीडेंट हो गया है, मैं दिल्ली हॉस्पिटल जा रही हूँ। तू अस्पताल जाएगी ना? जी अब्बा जी, जी अब्बा जी, और इस दफा आप देखेंगे कहना को अपने लिए कुछ दरकार नहीं होगा। शुक्रिया के तो बोल भी नहीं, शुक्रगुजारी की निगाह तक नहीं।